हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना सेल चैप्टर पार्ट 3, ये हमारी वीडियो की है। आपको पता है ना री नीट 2026 में 8 क्वेश्चंस आए थे सिर्फ एक अकेले सेल चैप्टर से। 8 इंटू 4 32, 32 नंबर का पेपर, 32 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखो, जब मैंने आपको दिखाया है जिसमें कि एक्चुअली में पूरा के पूरा री नीट और स्पेशली ये जो 8 क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही आए थे। तो जो आज की हम जो टॉपिक करेंगे ना, इसमें से हर साल हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसके मैंने क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए थे उस टॉपिक से, पूरे 100 क्वेश्चन। जिसने नहीं किए वो अभी वीडियो देखे और अभी जाके वहाँ पे क्वेश्चंस को फिल करे, मतलब भरे और मुझे अपने मार्क्स बताए। ठीक है, कितने मार्क्स आए आपके, अटेम्प्ट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, सेल वॉल से। चलिए जो है शुरू करते हैं हम लोग सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल होता है हमें पता है किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होता है? नहीं। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, या ऑफकोर्स फंजाई में भी होता है। अगर हम बात करें फंजाई की जो सेल वॉल होती है, मेनली उसमें काइटिन होता है, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है मेनली उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अब हम लोग आते हैं कि इसके अलावा क्या होगा। सो सेल वॉल जो होती है आउटर कवरिंग होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंजाई या प्लांट्स में। इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये इसको मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो होगी आपकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाद जो होती है यहाँ पर सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में ना सेल वॉल के अलावा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और चीज होती है जो यहाँ पे आउटर ए में प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं मिडल लेमेला। ठीक है, वापस से हम लोग आते हैं अपनी बुक पे। इसमें लिखा है कि जो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, एक तो इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को शेप दे रहा होता है, एंड प्रोटेक्शन देता है सेल को मैकेनिकल बैरियर से। उसको बेसिकली जो भी है भाई मैकेनिकल डैमेज जो होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करेगा और प्रोवाइड करता है बैरियर कि अनडिजायरेबल कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेल के अंदर ना आ जाए, इसमें भी ये हेल्प करता है। एल्गी में भी सेल वॉल होती है ऑफ कोर्स। देखो मैंने अभी आपको बोला कि प्लांट में सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, तो चाहे प्लांट सेल हो, नॉर्मल प्लांट्स हो, एल्गी, एल्गी भी तो प्लांट सेल ही होता है ना, तो उसमें भी सेल्यूलोज तो होता ही है। एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, प्लांट में भी क्या होता है, सेल्यूलोज। एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा और क्या क्या होता है, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको याद रखना है कि एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये होते हैं। उसके अलावा जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या होता है, बाकी जो और प्लांट हो गए, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके अंदर सेल्यूलोज ऑफ कोर्स होता है। और क्या होता है इसमें, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन। किसमें, सेल वॉल में। तो एल्गी की सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होगा ही होगा, सेल्यूलोज के अलावा मैनन्स होंगे, गैलेक्टन्स होंगे और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। और बाकी के प्लांट्स के सेल वॉल में सेल्यूलोज तो होगा, उसके अलावा हेमीसेल्यूलोज होगा, पैक्टिन्स होंगे और कुछ प्रोटीन्स होंगे। सेल वॉल जो होती है ना यंग प्लांट सेल की, उसको हमने बोला प्राइमरी वॉल। वो ग्रो करेगी ऑफ कोर्स, जैसे जैसे वो ग्रो करेगी ना, या सेल ग्रो करेगा, ठीक है, सेल मेच्योर होगा, वो डायमेंशन छोटी होती जाएगी, फिर बाद में कभी ग्रेजुअली डायमेंशन छोटी 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 होकर खत्म हो जाएगी। और जो सेकेंडरी वॉल होती है वो अंदर की साइड बनती है, मतलब ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक और ये जो मेम्ब्रेन है ये होगी आपकी सेकेंडरी सेल वॉल। इसके ऊपर जो होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी सेल वॉल। तो डायमेंशंस होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे सेल क्या करता जाएगा, मेच्योर करता जाएगा। ठीक है, इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड होती है सेकेंडरी वॉल। मिडल लेमेला, जैसे मैंने अभी बोला कि एक और लेयर होती है सेल वॉल के भी बाहर। बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि मिडल है इसका नाम, तो ये मिड में होगी, नहीं। मिडल लेमेला इसलिए नाम है क्योंकि दो सेल जो है, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरा प्लांट सेल है, ये उनकी सेल वॉल है। अब ये जो दो प्लांट सेल है ना, इनके बीच में ये जो है वॉल, उसको हम लोग मिडल लेमेला बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है इसीलिए हम उसे मिडल लेमेला बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। तो मिडल लेमेला वो लेयर है जो पहली बात किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, जो बेसिकली ग्लू
चिपका के रखती है, होल्ड करके रखती है बाकी के सेल्स, नेबरिंग सेल्स को एक साथ, ये जो मिड में है, मिडल लेमेला, ठीक है, चिपका के रखेगी सबको। सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो होते हैं, एक एरिया प्रेजेंट होगा जहां पे नहीं होंगे, उस एरिया को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, कि एक ऐसे एरिया होगा, मान लो ये तो मैंने बड़ा बना दिया, छोटा होता है, कि दो सेल के बीच में जहां पे सेल वॉल भी नहीं है, मिडिल लेमेला भी नहीं है, साइटोप्लाज्म से कुछ भी दूसरे सेल में आराम से चला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो चिपका के रखता है, सॉरी मिडिल लेमेला चिपका के रखता है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है कि भाई कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। क्लियर है ये? नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये वो टॉपिक है जिससे री नीट 2026 में भी क्वेश्चन आया था, जो आपका कैंसिल नीट हुआ उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये कहता है कि वो सेल मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स जो आपस में, हमें पता है कि सबका काम अलग अलग होता है, बट उनका फंक्शन इन अ वे इंटरकनेक्टेड है आपस में, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होते हैं। देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है कि हमें पता है हर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, सब डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, उनका जो है फंक्शन अलग होता है, ठीक है, बहुत सारे, लेकिन फिर भी एक साथ ऐसा बोलते हैं उन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उनके फंक्शंस जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके कौन, ये आपको याद रखना ही रखना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ऐसा क्यों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं आ रहा, क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं आ रहा, आपको इस तरह से याद रखना है कि ये एक अमेज़न का सिस्टम है। ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। गोल्गी में क्या होता है, गोल्गी में आपका डिलीवरी हो रही है, कि जैसे अमेज़न जो है डिलीवरी नहीं करता है, गोल्गी डिलीवरी का काम करता है। लाइसोसोम ना एक तरह से डस्टबिन है, कि भाई कोई पैकेजिंग के टाइम कुछ खराब हो गया, या मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कुछ खराब हुआ, या कोई गत्ता वत्ता बच गया, ऐसा होता है ना, वो सारा लाइसोसोम डस्टबिन में हमने डाल दिया, डाइजेस्ट कर देगा। वैक्यूल्स हमें पता है स्टोरिंग का काम करते हैं, तो वैक्यूल्स जो है वो स्टोर करते हैं, इसीलिए इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। लेकिन देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी एंडोमेम्ब्रेन, मैंने शायद पहले भी माइटोकॉन्ड्रिया बोला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा कि यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के एकदम बाहर आपको नेटवर्क मिलेगा, क्या भाई, नेटवर्क या रेटिकुलम मिलेगा, टाइनी छोटे 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 ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, दिख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का आपको एकदम पूरा नेटवर्क मिलेगा, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडो जो है ना, सेल को ही, पूरा जो सेल साइटोप्लाज्म कह लो या जो सेल है, उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक हो गया जो ईआर के अंदर वाला हो गया, इनसाइड ईआर, उसे हम ल्यूमिनल बोल देंगे, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो बच गया खाली, साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ये सेल, न्यूक्लियस, अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया, जहां पे ईआर है ये ऐसे, वो हो गया ल्यूमिनल, और ईआर के अलावा ये सारा जितना भी ये बाकी का सारा है ना, ये सारा जितना भी है उसको बोल दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, बस, ठीक है। तो ईआर ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपका, क्या, पूरा जो भी कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया आपके इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के स्पेस को, ठीक है। ईआर जो दो तरह के होते हैं आपको याद रखेंगे हम लोग कि ईआर आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं आर ई आर, दूसरा आपका होता है एस ई आर। अब आर ई आर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बट ऐसा क्यों, आर ई आर को रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर ई आर में ये राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो तुमको एक ये है, ये एस सी आर है, ये आर ई आर है, ये कितने स्मूथ से लग रहे हैं, ये देखो उबड़ खाबड़ से अजीब से नहीं लग रहे हैं, इसीलिए इनको रफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ से लग रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका आर ई आर है, और ये आपके एस सी आर स्मूथ, क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि जहां भी राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम का फंक्शन सिर्फ एक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहां भी राइबोसोम वहां प्रोटीन बनेगा, तो इसका मतलब आर ई आर में आपका क्या बनेगा, यस, प्रोटीन बनेगा आपका, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी लिखा है कि ईआर में क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं उसके आउटर सरफेस से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होगा उसके सरफेस पे, उसे हम लोग बोलते हैं आरईआर।
यानी कि ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम नहीं होंगे ईआर के सरफेस पे, उसे जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है ना, देखो इस पे, इसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो होता है, यस, तो जो RER होता है वो ऑफ कोर्स उसमें राइबोसोम्स होते हैं, तो वो क्या बनाता है, राइबोसोम सॉरी प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और सिक्रेट करता है। ठीक है, ये एक्सटेंसिव होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कहाँ पे मिलेंगे, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना वहां पे आपको ये मिलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है एक्चुअली, इसके देखो आउटर मेम्ब्रेन पे ये मिल रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब क्योंकि क्या उसके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या उसके पास होता है राइबोसोम, नहीं होते, तो भाई वो बेचारा कैसे बनाएगा प्रोटीन, नहीं बनाता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो क्या बनाता है, लिपिड, वो लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, एनिमल सेल में लिपिड लाइक जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं वो SER में बनते हैं। अब स्टेरॉइडल हार्मोन्स ना, मुझसे किसी ने पूछा भी था कमेंट पे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं। देखो बच्चों, आपको ऐसे याद रखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली वो हार्मोन्स एक तो जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, उनके स्टेरॉइड हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, वन चीज। ठीक है, आपके ये जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ना उनको भी हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स बोल देते हैं, इतना आप याद रखोगे काफी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट, अभी हमने ईआर पढ़ लिया, ईआर में हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, RER एंड SER। RER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स होते हैं, और ये भी हमें पता है कि जहां राइबोसोम्स होते हैं उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं होते, वो लिपिड सिंथेसाइज करते। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे गोल्गी एपेरेटस। अब देखो गोल्गी एपेरेटस अगर में आप देखोगे ना, ये सिस्टर्न्स होते हैं, स्टैक लाइक स्टैक्स है ना, ये इसे स्टैक बोल लो, ये सैक्स है, इन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। गोल्गी ये आया था इस बार रीनीट में आया था कि कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था पहली बार 1898 में। कैमिलो गोल्गी थे जिन्होंने देखा था कि ओके ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के पास, ऐसा रेटिकुलेट सा, ठीक है, उसको हम उन्होंने गोल्गी का नाम दे दिया। ओके, तो उसका नाम उनके नाम पे ही रखा गया, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज में ना आप देखोगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी आप बोल सकते हो, इनमें अगर आप देखोगे बहुत सारे फ्लैट डिश शेप सैक्स होते हैं जिसे सिस्टर्न बोलते हैं, जिसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर जिसका। ठीक है, ये जो स्टैक्स है, ये जो सिस्टर्न्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, देखो दिख रहे हैं ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से लगे हुए हैं, अलग अलग नंबर ऑफ सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी सिस्टर्न्स जो होते हैं ना, अब आपको इस तरह से देखो याद रखना है कि ये जो गोल्गी सिस्टर्न्स है, यहाँ पे ना ऐसे समझो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, लिपिड्स बनाया SER ने, और प्रोटीन्स बनाया RER ने। अब तो गोल्गी का काम क्या है, देखो वही मैंने बोला ना अमेजोन की तरह काम करता है, तो बना लिया, काम कर लिया किसने, आपके ER ने। गोल्गी का काम होता है पैकेजिंग का। अब ये जो है ना गोल्गी, एक एरिया जो होगा गोल्गी का, इस तरह से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये आप समझ लो, ये जो है, ये वाला जो एरिया है गोल्गी का जो रिसीव करेगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को, उस फेस को, उस एरिया को हम बोलते हैं सिस फेस। ये आपको याद रखना है, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। ये देखिए कि जो गोल्गी सिस्टर्न्स है ना, जो न्यूक्लियस के पास होंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि ER न्यूक्लियस के पास होता है, जो न्यूक्लियस के पास है, जो डायरेक्टली ER से रिसीव कर रहे हैं प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, वो होता है कॉन्वेक्स, सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, अब एक और होगा ना भाई, अब यहाँ पे क्या होगा, गोल्गी, ये गोल्गी है, गोल्गी में पैकेजिंग, मैंने अभी आपको बोला गोल्गी का काम तो पैकेजिंग का है, तो वो क्या करेगा, ये जो प्रोटीन्स आए थे ना, प्रोटीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, मॉडिफाई किया, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिए, और जो ये लिपिड्स थे उनको पैक कर दिया, पैक करके निकाल दिया वेसिकल्स में। इनको हमने बोला सिक्रेटरी वेसिकल्स। हो सकता है कहीं भी निकाल दे, हो सकता है सेल के अंदर ही ये नीडेड है तो सेल के अंदर ही रहने, सेल के अंदर जहां जाना है वहां चले गए, और अगर सेल के बाहर नीडेड है तो सेल के बाहर निकाल दिए। ठीक है, सिक्रेटरी वेसिकल्स में निकाला, तो ये जहां से ये सिक्रेटरी वेसिकल्स में निकले ना, वो वाला जो एरिया होता है, ये एरिया को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेस या फिर मैच्योरिंग फेस। आपको इससे क्वेश्चन आया था रीनी 2026 में, इसलिए मैं ज्यादा इस पे ध्यान देके आपको बताई जा रही हूँ कि गोल्गी जो होता है, देखो उसके दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, एक होता है ट्रांस फेस। सिस फेस को ही फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, ट्रांस फेस को मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। सिस फेस वो फेस होता है जो ER से लिपिड्स एंड प्रोटीन को लेता है,
फिर प्रोटीन्स जो होते हैं उसे मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई का मतलब है थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर दिए, जैसे उसमें शुगर लगा दिया। तो अब यहाँ से आपको समझ याद होना चाहिए कि मैंने क्या बोला, थोड़ा बहुत प्रोटीन को मॉडिफाई कर दिया। अब एक बात बताओ, प्रोटीन में अगर आपने शुगर लगा दिया तो क्या मैं उसे बोल सकती हूँ ग्लाइकोप्रोटीन्स? बिल्कुल। अब ये लिपिड भी आए हैं ईआर से, उसमें मैंने एक और शुगर मॉलिक्यूल लगा दिया, क्या मैं उसे बोल सकती हूँ ग्लाइकोलिपिड्स? बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन आया था कि यहां से ये बनता है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के सिंथेसिस गोल्गी में होती है, बनाता है गोल्गी, सिंथेसाइज करता है। आएंगे हम, आपकी बुक में लिखा है, मैं खुद से नहीं बता रही और ये नीट में आया हुआ है, कोई मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि अरे पता नहीं क्या है। चलिए, तो मैं अभी आपको क्या बता रही थी कि मैंने आपको बोला बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि गोल्गी जो होती है, गोल्गी सिस्टर्न का कंसेंट्रिकली अरेंज जो न्यूक्लियस के पास होता है उसको कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। एक और होता है उसको कॉन्केव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया। सिस और ट्रांस कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन लिखा एंटायरली डिफरेंट, बट वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, अब जैसे कि मैं इतनी देर से चिल्ला के बोले जा रही हूँ कि भाई गोल्गी का काम क्या होता है, अभिनव गोल्गी का काम क्या होता है? पैकेजिंग का। करेक्ट, गोल्गी पैकेजिंग करता है। सो गोल्गी अपैरेटस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैक करके वो क्या करेगा, डिलीवर भी करेगा, या तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर या फिर वो बाहर निकाल देगा। ऑफ कोर्स, अब जो मटेरियल जो गोल्गी किस फॉर्म में करता है, मैंने अभी आपको बताया था सिक्रेटरी वेसिकल, ये देखिए वेसिकल्स की फॉर्म में करता है। ईआर से पहले तो होगा, क्या होगा, अच्छा पहले तो ईआर से वो पैकेज रिसीव करेगा, लिखा है कि ईआर फ्यूज विद द कौन सा फेस, सिस फेस। सिस फेस को और क्या बोलते हैं भाई, सिस फेस को बोलते हैं हम लोग, सिस फेस को और क्या बोलते हैं, सिस फेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। कि सिस फेस वो वाला एरिया होता है जो ईआर से रिसीव कर रहा है, यही लिखा है कि सिस फेस ईआर से रिसीव करेगा। अब मूव टूवर्ड्स जो भी आए हैं, ठीक है, पैकेजिंग के लिए वेसिकल्स जो भी, देखो ना मैं दोबारा बताती हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ईआर है, ठीक है। यहीं पर पास ही में मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ये आपका गोल्गी है। अब ये ऐसे उड़ के तो आएगा नहीं, ये कैसे आएगा, ये इस तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जब वेसिकल्स की फॉर्म में आया है, क्या आया है, लिपिड एंड प्रोटीन्स। कहां पे आया है, सिस फेज में आया है। मूव किसकी तरफ कर रहा है ये, ट्रांस फेज की तरफ। ट्रांस फेज को और क्या बोलते हैं हम लोग, मैच्योरिंग फेज। ये देखो यहाँ पे मैच्योरिंग फेज लिखा है, लेकिन हमें पता है उसे ट्रांस फेज भी बोलते हैं, यही आया था क्योंकि उन्होंने मैच्योरिंग की जगह ट्रांस लिखा था। रीनीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से कीजिए। तो इसीलिए आपको इसमें लिखा है दिस एक्सप्लेन्स व्हाई गोल्गी एपेरेटस जो होता है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और प्रोटीन बनाता है, गोल्गी एपेरेटस उसको पैक करके डिलीवर करता है। बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं ना, जो राइबोसोम्स बना रहा है ईआर में, उनको मॉडिफाई किया जाता है गोल्गी में रिलीज करने से पहले उनको, ठीक है। ऑफ कोर्स रिलीज तो वो ट्रांसफेस से होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि बताओ ईआर से क्या आ रहा है, ईआर से प्रोटीन्स आ रहे हैं और ईआर से आते हैं लिपिड्स। अब मैंने इन प्रोटीन्स में शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, दोनों में, लिपिड्स में भी शुगर ऐड कर दिया, तो क्या बना, ये बन गए ग्लाइकोप्रोटीन्स और ये क्या बन गए, ग्लाइकोलिपिड्स। अब मुझे बताओ यही हुआ है, तो एक्चुअली में क्या होता है, ईआर से लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आते हैं, गोल्गी उसमें शुगर ऐड कर देता है और बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड्स। देखो आपकी बुक में लिखा है कि गोल्गी एपेरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोलिपिड। पेपर में ये आया था रीनीट में कि ग्लाइकोप्रोटीन, शायद ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड आया था, बट ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। क्या आपको ये समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि जो गोल्गी एपेरेटस होता है या गोल्गी बॉडीज है, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, वो किसका होता है, सिस्टम होते हैं, बहुत सारे पैरेलल सिस्टम। उसके दो फेज होते हैं, एक इधर वाला। जो ईआर के पास वाला होता है उसे सिस फेज बोलते हैं, या जिसे हम लोग फॉर्मिंग फेज भी बोल रहे हैं, जो वेसिकल्स की फॉर्म में रिसीव कर रहा है प्रोटीन एंड लिपिड्स। उसके बाद जो ट्रांसफेस है, क्योंकि गोल्गी का काम तो पैकेजिंग और डिलीवरी का है, ट्रांसफेस सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में वो निकाल देता है, ठीक है। तो सिस फेस ईआर के पास होता है, ट्रांस ईआर के पास नहीं होता, ये भी याद रखना है। लिखो यहाँ पे नोट्स में कि नियर टू ईआर, यहाँ नोट्स में लिखेंगे नियर टू ईआर कौन सा फेस है, सिस फेस, ठीक है। फार फ्रॉम ईआर कौन सा फेस होता है, ट्रांस फेस। cis phase received proteins and lipids, लिखो ये from ER ऐसे,
और ट्रांसफेस डिलीवर, डिलीवर कह दो या रिलीज कह लो, या फिर सिक्रेट, सिक्रेट, ठीक है, मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फ्रॉम गोल्गी, ये लिखेंगे आप, ठीक है, ये लिखिए फटाफट अपनी नोटबुक में। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम पे आते हैं हम लोग। लाइजोसोम हमें पता है इन्हें क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। लाइजोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, भाई सिंगल मेम्ब्रेन है, आपको याद रखना है। सेल में डबल मेम्ब्रेन 3 स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से वो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, जैसे हम प्लास्टिड आपको याद रखना है, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, यही होते हैं जिनमें 3 मेम्ब्रेन होती है, बाकी अभी आप अभी किसी में भी आप नहीं पढ़ोगे जो डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लाइजोसोम दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपेरेटस। बेसिकली गोल्गी एपेरेटस ये है जो हेल्प कर रहा है लाइजोसोम्स को बनाने में, ये याद रखो, यहाँ पे लिख लो कितनी, गोल्गी एपेरेटस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। देखिए आप लोग कि गोल्गी एपेरेटस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, तो गोल्गी एपेरेटस जो है हेल्प करता है लाइजोसोम को बनाने में। अगर आप देखोगे कि जो लाइजोसोमल वेसिकल्स होते हैं, जो वेसिकल है आइसोलेटेड, अगर आप उन्हें अलग से आइसोलेटेड मतलब निकाल लो, आप देखोगे उनमें बहुत सारे, कई सारी तरह के, लगभग जितने भी होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन से होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं दोज यूज वाटर टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड, लिखेंगे, ठीक है, इतना ही हम लोग अभी पढ़ेंगे। वैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स में हमें हाइड्रोलिसिस, ये जो है हाइड्रोलिसिस, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बट अभी नहीं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूज वाटर टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। अब हाइड्रोलिसिस जैसे लाइपेसिस, लाइपेस लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएसिस प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेसिस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ऑफ कोर्स ये सारे जो है एक्टिव होते हैं ऑप्टिमली एक्टिव एसिडिक पीएच में। ऑप्टिमली जो ये वर्ड लिखा है ना, यहाँ देखो ऑप्टिमली लिखा है, ऑप्टिमली का मतलब होता है सबसे अच्छे से, जिस टेम्परेचर जिस पीएच पे ये काम कर रहे हैं, तो इस अच्छे से कौन से पीएच पे काम कर रहे हैं, ये एसिडिक पीएच, ठीक है। ये एंजाइम्स जो हैं कैपेबल होते हैं, ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज, लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेसेस, न्यूक्लिक एसिड को जो डाइजेस्ट करता है उन्हें न्यूक्लियसेस बोलते हैं, जैसे कि डीएनएस, आरएनएस। तो लाइजोसोम बेसिकली, इनमें बेसिकली देखो लाइजोसोम का काम ही यही होता है कि इसमें भर भर के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स का काम होता है सब कुछ डाइजेस्ट कर देना, तो इसके अंदर लगभग सारे एंजाइम है जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और डीएनए, आरएनए, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है सबको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट, छोड़ देते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ना, जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर ना बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। एनिमल सेल में होते हैं वैक्यूल्स, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, पूरी लाइफ टाइम तो रहते भी नहीं है। तो वैक्यूल बेसिकली क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जो साइटोप्लाज्म में होता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कि भाई अगर हम ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, या इसका न्यूक्लियस तो हम यहाँ बनाते हैं, ये प्लांट सेल में इस तरह का कि उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है। प्लांट में जो वैक्यूल होता है, ये क्या हुआ, ये वैक्यूल है। वैक्यूल की जो लेयर है या मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है, टोनोप्लास्ट, ये भी आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं कि भाई जो वैक्यूल होता है उसमें पानी मिलेगा आपको, सैप, लिक्विड काइंड ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा जेली लाइक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, और भी चीजें जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। बेसिकली वैक्यूल को हम लिख सकते हैं स्टोरेज रूम काइंड ऑफ, स्टोर करके रखता है वेस्ट मटेरियल, पानी, सैप, जो भी जरूरत की चीजें नहीं है नहीं तो वो सब डाल दो। वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वी हैव डिस्कस दैट। प्लांट सेल्स जो होते हैं ना उसमें वैक्यूल लगभग 90% एरिया या 90% जो वॉल्यूम है प्लांट सेल में वैक्यूल कवर कर लेते हैं। प्लांट्स में जो टोनोप्लास्ट है वो क्या करता है, टोनोप्लास्ट मतलब जो मेम्ब्रेन है, कई सारे आयंस जो हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को। क्या लिखा है कि प्लांट्स में
The tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against concentration gradients into the vacuoles. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Okay, बहुत बड़ी लाइन है, इसको डिवाइड करते हैं. कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का देखो मतलब होता है कि हमेशा ना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करें. हायर से लोअर में मूव करते हैं. अब ये कह रहे हैं कि मान लो वैक्यूल के अंदर आना है, ठीक है. अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि भाई वो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं. और अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये वैक्यूल है. साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन लो है, लोअर, वैक्यूल में हाई है. तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं. कम से जब ज्यादा की तरफ जाते हैं ना तो बहुत मेहनत लगती है. हाई से लो में जाना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आराम से चला जाता है हाई टू लो कंसंट्रेशन. तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई हाई से लो नहीं, लो से हाई जा रहे हैं. इसका मतलब आयंस की कंसंट्रेशन वैक्यूल में ज्यादा होती है, साइटोप्लाज्म में कम है, तभी तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. इसमें काम ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे आयंस का जिनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम है, वैक्यूल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उनको भेजने में भी ये बहुत हेल्प करता है प्लांट्स में. टोनोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. इसके अलावा जो अमीबा है उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. अब देखो भाई एक्सक्रीशन सबको पता है. एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का बाहर रहना. ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? देखो ऑस्मोरेगुलेशन ये जो लिखा है ना, इसका मतलब है आपकी बॉडी में, या ऑस्मोरेगुलेशन हम सेल की बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वो मेंटेन रखना. ऐसा ना हो भाई, एक बात सोच के देखो, जो अमीबा है ना, इस तरह से, चलो अमीबा बनाते हैं. ये अमीबा बना दिया हमने बढ़िया सा. अमीबा ना हमेशा ऐसे एरिया में, ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, जिसमें ना उसके अंदर पानी हमेशा भरता ही रहता है. हमेशा भरता ही रहेगा पानी. अब सोचो, क्योंकि उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है कम होती है, सॉल्ट की ज्यादा, और बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो हायर से लो में जाएगा, तो पानी हमेशा आता जाएगा आता जाएगा. अब इस तरह से आता जाएगा तो अमीबा तो पूरा ऐसे स्वेल हो जाएगा. अगर वो ऐसे स्वेल हो गया तो बर्स्ट हो जाएगा. इसीलिए अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? जो एक्स्ट्रा पानी होता है, सॉल्ट है, ये सब, इनको इसमें रहता है वैक्यूल से, वो रिलीज होता रहे. एक्स्ट्रा पानी जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से या तो रिलीज होता रहेगा, ठीक है, या सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन करने में ये हेल्प करता है. और इसीलिए हम उसे ऑस्मोरेगुलेशन में बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. बहुत सारे सेल जैसे कि प्रोटिस्ट, उसमें जो फूड वैक्यूल है ना, वो हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने में. वो अमीबा भी करता है. इसका क्या मतलब है भाई? मान लो यहाँ पे, कहाँ बनाऊं मैं, यहाँ बना रही हूँ, चलो ये अमीबा है, इसको यहाँ फूड पार्टिकल मिला, ठीक है, तो वो इसके चारों तरफ बना लेगा ऐसे अपनी मेम्ब्रेन को. फिर ये अंदर जब लेगा तो फूड पार्टिकल के चारों तरफ, ये फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, जो डाइजेस्ट कर देगा, खाना इसका लेगा, फिर इसको बाहर रिलीज कर देगा. इसको बोलते हैं कि भाई फूड पार्टिकल को एनगल्फ, एनगल्फ मतलब अंदर लेने में. अच्छा, मैंने आज अपनी क्लास में पूछ रही थी, तो आप मुझे बताओ कि पैरामीशियम और अमीबा ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? आप बताओ. अमीबा और पैरामीशियम प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं? ये देखो, इतना पढ़ने के बाद भी हाउ कैन यू, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं. प्रोटिस्टा में आते हैं. 5 किंगडम नहीं थे? 5 किंगडम बताए थे किसने? विटेकर. सो विटेकर ने 5 किंगडम बोले थे. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. जो किंगडम मोनेरा है उसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, और जितने भी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, इन 4 में आपके यूकैरियोट्स आते हैं. तो ये जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है. ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे. बस आप लोग को क्या करना है, इस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए डाल दिए है फॉर्म, गूगल फॉर्म, जिसमें इस टॉपिक से, जिससे आता ही आता है एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस है. ट्राई करो, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस से होगा, हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, तो करो फटाफट. एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय. की प्रैक्टिसिंग.